Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy and I'm sure that you all must be very good. बहुत अच्छी तबीयत होगी आपकी, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी. And today we are going to discuss about the trend analysis. In today's video we will do the trend analysis of the recently conducted General Studies paper 1. GS3 का ऑलरेडी हमने कर लिया है. If you have not seen, please go and check in the recent video. GS3 में 15 questions came out of 20 questions. 15 questions came from our current affairs and our test series. Mains current affairs, ठीक है? So in the similar manner, we will also analyze today's GS1 paper. We will analyze what kind of questions have been asked, how and in what manner you should prepare for the next mains, and we will also see कि questions हमने कैसे पूछे थे और कैसे यूपीएससी ने उसको दिया है. So we will do a complete trend analysis of everything. It will help you for your next mains preparation. और जब हम नेक्स्ट मेंस की बात करते हैं, आपको सितंबर में ही सोचना है. दीज 3 months आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टिल मिड जनवरी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन. यू शुड नॉट जंप इनटू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन इटसेल्फ. अभी टाइम है, धीरज रखना है, थोड़ा मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस करना है. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. So first we will analyze what kind of question have come from which section. So here we have this syllabus wise question breakdown we have done. We will see. So here first history, art and culture. When we say history and art and culture, modern history का portion और art and culture से कितने question आए? So 4 questions came from that. World history से हमारा एक ही question है. Climate change से एक ही क्वेश्चन. हाउएवर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज हम GS3 में पढ़ते हैं, बट क्लाइमेट चेंज GS1 में यूपीएससी पूछ लेता है बिकॉज ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आ जाता है, ओवरलैप होता है. देन वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस से ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चंस हैव कम. देन सोसाइटी से 7 क्वेश्चंस हैव कम. योर पोस्ट इंडिपेंडेंस 1 एंड अर्बनाइजेशन 1. सो दीज आर दी दिस इज दी सिलेबस वाइज ब्रेकडाउन. जो आप सब्जेक्ट वाइज देखो, जो भी सिलेबस है GS1 का, उसमें ब्रेकडाउन. सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम सोसाइटी, 7 क्वेश्चंस. देन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी से एंड नेक्स्ट इज आवर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. बाकी एक एक क्वेश्चंस आए हैं. इट मीन्स दैट वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग नेक्स्ट ईयर, it doesn't mean that you have to emphasize more on society for next year. What you have to do, you have to thoroughly prepare every keyword mentioned in the syllabus. So syllabus को ignore नहीं करना है. This should not guide your preparation next year कि यार सोसाइटी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. नहीं, आप पिछले साल का देखोगे ट्रेंड एनालिसिस, वहां पे कहीं और से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं. इट डजंट मीन दैट अभी ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और बाकी चीजों पे आपको ज्यादा एम्फेसिस देना है. यू हैव टू गिव इक्वल एम्फेसिस टू एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस विच हैज बीन और एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस विच हैज बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस. इग्नोर नहीं कुछ करना है, हर टॉपिक को थरोली प्रिपेयर करना है. देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ एक्सेलिंग. सक्सेस आपको तब मिलेगी जब हम ये सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, तो सिलेक्टिव मार्क्स भी आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, राइट? एंड देयर पैनिक अटैक होने लगते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द सिलेबस वाइज ब्रेकडाउन. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई. अभी क्विकली वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अंडर डिफरेंट सेक्शन. सो पहले हमने देखा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से 4 क्वेश्चन आए. सो दीज आर दी 4 क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग. और इसमें कंप्लीट ये ऐसी चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाता है, ऐसी चीजें आपको अपने ऑब्जर्वेशन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से आपको खुद जनरेट करना पड़ता है. सो द काइंड ऑफ एनालिटिकल थॉट प्रोसेस यू आर हैविंग. सो दिस इज द लर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर. जब भी आप मेंस की टेस्ट सीरीज लगाते हो, कहीं भी लगाते हो, और यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, डेवलप दिस एनालिटिकल एस्पेक्ट. एनालाइज करना सीखो. आई हैव बीन ऑब्जर्विंग मेनी स्टूडेंट्स, दे कम टू अस फॉर टू शो देयर नोट्स, टू शो देयर आंसर्स. एवरीथिंग इज गुड, फाइन, अच्छा डेटा है, केस स्टडीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बट आप एनालिसिस नहीं करते हो. You write what you know, but you don't analyze as per the demand of the question. For example, the question is saying, explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. So first of all, let me tell you that ये question हमने भी नहीं कराया था. ऐसे क्वेश्चंस आप अपने ऑब्जर्वेशन से सीखते हो, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि बड़ा आप एग्जामिनेशन हॉल में ही इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हैंडल कर सकते हो. एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात हो रही है. यू सी योर हिस्ट्री. एंशिएंट इंडिया में आप कहीं भी ले लो, सिल्क रूट ले लो. So the role of mountains, passes, hills, rivers, forest, coast, right? Agriculture
जो ओपन लैंड, फर्टाइल लैंड, प्लेन्स होते थे. सो ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स को आप सोचोगे, यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स, यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ रोल ऑफ दोज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, व्हाट रोल दे हैव प्लेड इन एंशिएंट इंडिया, राइट. कैपिटल्स, पहले एंशिएंट इंडिया में जो कैपिटल्स डिसाइड होते थे, मगध, मौर्य, इन सब, ये लोग जो अपना कैपिटल डिसाइड करते थे, जो टेरेन के बेसिस पर डिसाइड करते थे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कहीं हिल होता था, कहीं रिवर पास होती थी, दे आर सिक्योर. एंशिएंट cities you talk about, Harappa for that matter, Mohenjo-daro, ancient city, Varanasi, Kashi, they are located on the banks of river, geographical feature. ठीक है? So that way we have to analyze. You take the example of Silk Route, mountain passes, mountains का role है उसमें, passes का role है, right? So that way if you will analyze, you will get very good examples. But however, we have not covered it here, so we are not claiming that we have covered it, right? But this is how you have to briefly, we are telling that how you should analyze. So next year के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? You have to bring your observation into picture and you have to wear this analytical hat. आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, don't revise ancient history for that matter कि चलो रिवाइज कर लेते हैं ऐसे. Now revise from mains point of view, revise with analytical aspect कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. What kind of examples I can use from art and culture, from ancient history, from modern history. So they have linked many aspects and they have made, in the examination hall, they are making you think on the spot and generate the answers. बहुत ही अच्छा question था. Second question is, what was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? I am very sure ये आप कहीं ना कहीं सुनते हो, पढ़ते हो. हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से इसको कराया था. We have done this in our test series. We have done this in our ethics class as well. ठीक है, ethics में मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि education, different philosophers, different thinkers क्या बोलते हैं उसके बारे में. In fact, हमारे test series में भी अभी I will show you how we have done. So this, yes, we have done. What were the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did these technological changes influence the Indian society? Again, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऑन द स्पॉट सोचना होगा और इसको आप प्रिपेयर करते हो. एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री में एक बुक है क्लास 7th की, जिसमें अलग अलग सल्तनत पीरियड में किन लोगों ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट चेंज, व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इट हैड ऑन सोसाइटी. सो बी इट ऑफ एनीथिंग, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लेके आए, वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी लेके आए, उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ा. सो दैट वे यू हैव टू एनालाइज, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, देन ओनली इट विल एड वैल्यू. एंड हाउ डू where we get such contents? We get such contents in our books. ठीक है. सो बट या वी ऑल्सो डिडंट कवर दिस क्योंकि थोड़ा मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है. टेक्निकली देखो तो मिडिवल हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते हैं मेंस के लिए, बट दे हैव लिंक्ड इट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो अभी इससे एक और लर्निंग आपको मिलती है. Even if you are preparing your NCERTs, be it of medieval history, modern history, कुछ भी है, हिस्ट्री का कोई भी एस्पेक्ट है, उसको आपको कैसे ध्यान रखना है? उसको ध्यान रखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो रिमेंबर दिस व्हेन व्हाइल रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, व्हेनेवर यू आर रीडिंग एंड रिवाइजिंग, एनालिटिकल एस्पेक्ट्स है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो डू टेक द रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड टेस्ट सीरीज में तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको अपने भी सेट ऑफ क्वेश्चंस माइंडसेट को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है. How did the colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial oppression? This was one of the most expected question इस साल के लिए. बहुत कुछ गवर्नमेंट कर रही है ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए. असम से लेके कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं. प्रीलिम्स में भी हमने बहुत सारा पढ़ा था, राइट? किस तरीके से ट्राइबल आइडेंटिटी को, इवन आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. So symbolism, she is the symbolic representative of the tribal empowerment in India. ठीक है. So इस तरीके से tribals का impact colonial rule का में क्या effect था and response क्या था, this was expected. Now we will see कि अब एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं, then we will see. So this is the question. This question is saying, how did the colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial oppression? 15 marks का question था, and I will show you that how we have done it in our test series, in our class. So this was the direct question we have also asked. Under the British rule, various tribal groups were formed in different parts of the country,
and they led a rebellion against the exploitation and discriminatory policies of the British Indian government. And in this context, critically analyze the impact tribal uprisings had on Indian national movement. तो ये पूरी सिनॉप्सिस हमने दी थी, डिफरेंट फेजेस थे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, कॉजेज क्या थे ट्राइबल अपराइजिंग के, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग. इस तरीके से हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को सिनॉप्सिस भी दी थी, पढ़ाया भी था, राइट. सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उन्हीं लाइंस पे आया है, ऑन द सेम लाइंस जैसा हमने अपने टेस्ट में पूछा है, क्लास में पढ़ा है, राइट. सो दिस वाज, आई थिंक, I am sure that you all must have done very good here, those who have given mains. And optional अच्छा हुआ या नहीं ये भी बताना, कैसा हुआ optional. Mixed होता है, हर बार optional की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, किसी बार एक दो क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, and then we start judging, especially the people who are preparing for the next year. Don't judge it on the basis of what paper has come. एक दो क्वेश्चन टफ आए doesn't mean कि पूरा ही पेपर आप नहीं अप्रोच कर सकते थे. नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी रहो. Now we have the second question. What was the difference between the Mahatma Gandhi's approach and Rabindranath Tagore approach in education and nationalism? So when we prepare such things, एक तो हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते ही हैं, एथिक्स में पढ़ते हैं, राइट. एजुकेशन का डिफरेंट अप्रोच क्या है ये पढ़ते हैं. We have also given this question in our test series. Discuss the different views of Indian philosophers on how education should be imparted, right. यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का क्या अप्रोच है, देन गांधी जी का क्या अप्रोच था, देन वी ऑल्सो गेव आवर स्टूडेंट्स अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर, व्हाट वाज हिज अप्रोच, श्री अरबिंदो घोष उनका क्या अप्रोच था. सो वी गेव मेनी फिलोसोफर्स एंड देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, राइट. सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, irrespective of whether you have prepared it for this year or not, but when you prepare ओवरऑल, जब भी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, वी प्रिपेयर सच टॉपिक्स इन डिटेल, तभी हम एक्चुअल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है. अगर आप कहीं, इफ यू वुड हैव कम अक्रॉस रविन्द्रनाथ टैगोर नेचुरलिज्म और गांधी जी का, आपको बेसिक पता होगा, बट इन ऑर्डर टू हैंडल दिस क्वेश्चन, लेट्स से इट वाज अ 10 मार्कर, उसके लिए यू नीड मोर पॉइंट्स. Now the world history question. So world history question this year was a bit unique, and it was like bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different parts of the different countries of the world, different parts of the world. अभी एक ऐसा क्वेश्चन है, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर करते हो, सी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है इवन फॉर द नेक्स्ट ईयर आजकल बहुत ज़्यादा नहीं है. Now they have asked one question, but this one question I am very sure that even if you would have not read world history, you can manage it. Especially यहाँ तक तो आप कर ही लोगे सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट. और वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो डिफरेंट कंट्रीज में भी, साउथ अफ्रीका की डिफरेंट कंट्रीज में जो भी कॉलोनियल सिटीज थी, कॉलोनीज थी, ब्रिटिश इंडिया की जो भी कॉलोनीज थी, वहाँ पे जब रेलवे इंट्रोडक्शन हुआ, यू कैन टेक फ्यू नेम्स. हाँ, बस यही है, अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, यू विल नॉट बी फेमिलियर विद द नेम्स. सो दिस वाज वन सच क्वेश्चन which you could have written based on the observation of introduction of railways and its socio-economic effect in India. India के point of view से तो लिखोगे ही लिखोगे, but you have also to add the different cities from different parts of the world. But when we prepare, let's say if I have to say that if you have to prepare it for the next year, first priority should be given to the events, major events. अब इसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे इम्पैक्ट था, इसका मोबिलाइजेशन पे इम्पैक्ट था, इसका जो लोकल मार्केट थी उस पर इम्पैक्ट था, उनके अपलिफ्टमेंट में इम्पैक्ट था, सोशल लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी किया रेलवे ने, उस पर इम्पैक्ट था, बहुत सारी चीज़ें थी. सो यू कैन एनालाइज फॉर नेक्स्ट ईयर, गिव मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो भी प्रायोरिटी आपको देनी है, पहले जो मेजर इवेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पहले तो उनको ध्यान देना है, डीकोलोनाइजेशन एंड ऑल. सो एटलीस्ट यू विल बी फेमिलियर, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, यू विल बी फेमिलियर. When you will be familiar with such concepts and if such questions are coming, you can easily handle them. So never ever give less priority to the keywords which are mentioned in the syllabus. Okay? So yes, definitely हमने भी इसको इस तरीके से तो हैंडल नहीं किया था. Now comes the geography and climate change. Climate change और geography को हमने क्लब किया. तो ज्योग्राफी के बेसिकली अगर क्वेश्चंस देखें तो ज्योग्राफी सेक्शन से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो वन इज विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज.
other is with respect to the water resource, third is with respect to the fjords, fourth is monsoon, coastline and natural vegetation. तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं. We will discuss one by one. Consequences of climate change on food security in tropical countries, we have also done it properly. World resource, वो भी देखेंगे. This was one question which we don't prepare in detail for such landform features. पढ़ते तो हम हैं, glacial landform features, river के हैं, what air eroded. So different landform features we do read, but reading it in such detail, we never expected that such kind of questions can come. Now you can expect. Now you have to be ready कि भाई डेफिनेटली आगे के लिए भी आप इतने डिटेल में किसी को नहीं पढ़ोगे कि अब हर कीवर्ड को लेके पढ़ना इज नॉट पॉसिबल, बट वाइल रीडिंग यू शुड हैव एन आई दैट डिफरेंट लैंडफॉर्म फीचर्स होते क्या हैं. Now where are they formed? While revision you should know these landform features in India, outside India, where are they formed and their importance. So prepare it in a general way itself. Don't prepare it specifically कि अभी सब पे research करके पढ़ेंगे. But if you prepare, it will be good. So if you have ample amount of time for 24, 25, you can prepare it accordingly. Monsoon we prepare and कुछ specific context में दिया है. I'm very sure the people from the eastern part of the Uttar Pradesh or Bihar, they would have handled it properly. But NCERTs और जिसने ढंग से पढ़ी हैं, and if you thoroughly know about Indian monsoon and the culture, थोड़ा आप पढ़ते हो तो बिल्कुल you would have handled it very well. This question was very good. Comment upon the resource potential of the coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness. Again, natural hazard preparedness हम कहाँ पढ़ते हैं? Disaster management. We prepare it in GS3. So let me tell you one important takeaway point for the next year, that whenever you are preparing for such, especially the environment disaster वाले जो topics हैं, उनको GS3 के साथ मत पढ़ा करो, उनको GS1 के साथ ही पढ़ा करो. Because we never know that when such questions will be asked by UPSC in GS1. ठीक है. सो ऑलवेज रिवाइज योर GS3 एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो नोट्स हैं, प्रिपेयर इट. एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके GS3 के जो भी पोर्शन है, प्रिपेयर इट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द GS1 क्वेश्चंस, GS1 पेपर. बिकॉज सच सरप्राइज एलिमेंट्स इंटरलिंकिंग टॉपिक हैं, पूछ लेता है यूपीएससी. सो वी कैन नॉट से दैट व्हाई दे आर आस्किंग हियर. ओके. And the fourth one is natural vegetation. Identify and discuss the factors responsible for the diversity of natural vegetation in India. Assess significance of wildlife sanctuaries in rainforest regions. This is also very important and very good question. एक एक करके देख लेते हैं. So here we have the first question. Why is world today confronted with the crisis of availability of and access of freshwater resources? So this question is very important. अब ये वाटर स्कार्सिटी वी हैव बीन प्रिपेयरिंग, मतलब जब आप प्रिपरेशन करते हो थ्रू आउट आप प्रिपेयर करते हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, टू इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कम इनटू आवर पिक्चर, टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज दे कम टू आवर माइंड. वन इज ग्राउंड वाटर, सेकेंड इज रिवर्स. सो ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इवन विद इन कंट्री, बी इट ऑफ मैपिंग ऑफ द एक्विफर्स रिसोर्सेज, और एट द यूनाइटेड नेशन लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है. Right? So in that context only we also covered the groundwater aspect. Rapidly declining water table is pushing many regions into the drought in India, and in this context analyze the issues related to the management of groundwater in India. So these were the groundwater related कैसे मैनेजमेंट इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, बी इट दी ओवर कंजम्पशन, पुअर एक्विफर रिचार्ज, अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन, फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन. कॉम्प्रिहेंसिव डेटा नहीं है हमारे पास, लैंड यूज प्लानिंग नहीं है हमारे पास. ठीक है. सो दीज पॉइंट्स ओनली यू हैव टू थिंक एंड राइट. So this is how we had covered in our test series, and I'm very sure using these points our students would have written very good answer. So आपको इस तरीके से दिमाग लगाना होता है, पॉइंट्स यही रहेंगे, बस क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डिमांड द सेम पॉइंट, द सेम कंटेंट विल चेंज. Right? So there were many points. Groundwater contamination is happening, institutional issues are there, individual issues, behavioral issues are there. ठीक है. So this is how you have to handle this question. We will discuss all this question in detail as well under GS mains की जो हम anatomy series लेके आए हैं.
नेक्स्ट इज द सेकंड क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द कोस्ट लाइन. सो कोस्ट लाइन वाला क्वेश्चन क्या है? कोस्ट लाइन वाला क्वेश्चन कहता है कमेंट अपॉन द रिसोर्स पोटेंशियल. So one is resource potential. Second, they have mixed the disaster aspect as well. What is that? The question is highlight the status of the natural hazard preparedness in these areas. पहले तो कोस्ट लाइन की बात कर दी, उनके रिसोर्स पोटेंशियल की बात कर दी, और बोलता है कि उसके जो नेचुरल हजार्ड्स हैं, एसोसिएटेड नेचुरल हजार्ड्स, यू हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट देम. नाउ द प्रॉब्लम इज, अभी देयर इज वन इनिशिएटिव, हमारा जो टेस्ट सीरीज है, ट्रिपल एम टेस्ट सीरीज मेंस का, सो देयर वी आस्क सच क्वेश्चंस. आवर स्टूडेंट्स विल बी लाइक, अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज है, देयर वी हैव दिस अप्रोच ऑफ every test, every weekend test, we have daily answer writing and weekend test in that. So every weekend test we have this approach of GS1, GS2, GS3, GS4 के हम questions देते हैं. So this is how we prepare our students, that every Sunday you are writing a test where you are writing on GS1 topic also, GS2 topic also, GS3 topic, GS4 topic as well. Some of the students, they were like, sir, we are not getting that feel of consolidating it GS wise. But our objective was to learn this interdisciplinary, जो inter relation है subjects के बीच में, वो आना चाहिए. So see what they have done. They have asked the resource potential from GS1 and they have linked it with the natural hazard from GS3. So when you prepare this way, एक interlinking approach के साथ जब आप prepare करते हो, then you will thoroughly prepare. Sometimes the students will also be worried कि sir, why is it necessary to write GS4 points in society in GS2 in GS1? Yes, it is important. It will add value. You can write in economy as well. Nowadays we are talking about behavioral economics, so it adds value, right? Never ever do this compartmentalization that no, GS1 की चीजें GS1 में, GS2 की चीजें GS2 में, 3, 4 कैसे नहीं. Interlinking approach रहेगी, points ज़्यादा खिल के आते हैं. You will get good marks and it shows maturity. It shows thorough preparation, right? So here is the question how we have handled it. So जब भी रिसोर्स पोटेंशियल की बात आती है और नेचुरल हजार्ड्स की बात आती है, नेचुरल प्रिपेयर्डनेस की बात आती है, सो यू नो कोरल्स नेचुरल रिसोर्स हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कोस्ट लाइन, इट डजंट मीन ओनली कि आप कोस्ट पे जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो वाटर में पाए जाते हैं उनकी भी बात करोगे, जो कोस्ट पे पाए जाते हैं उनकी भी बात करोगे. सो बी इट द कोरल्स, द मैनग्रोव्स, द सैंड, सैंड से जो थोरियम और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बहुत सारे सैंड से रिसोर्सेज भी निकलते हैं. यू विल टॉक अबाउट दोज रिसोर्स पोटेंशियल एज वेल. ठीक है, मिनरल्स, नेचुरल गैस, ऑयल, इनकी भी बात करोगे. ठीक है, एक्वाकल्चर, जो भी आपके फूड, सी फूड और बाकी चीज़ें निकलती हैं, यू विल टॉक अबाउट दोज रिसोर्सेज एज वेल, राइट? So this is how you will do. At the same time, be it the mangroves or the coral, if you take coral preservation, conservation, we are not only preserving corals or mangroves only for their resource potential. We are also preserving or conserving them because of their role in the natural hazard preparedness. अब आप नेचुरल हजार्ड की बात करोगे तो नेचुरल हजार्ड कोस्टल एरियाज में कितने आते हैं, किस तरीके के आते हैं? स्टॉर्म सर्जेस होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, सुनामी होती है. So we have seen in 2004 what role mangroves played, है ना? So इस तरीके से होता है. So how we handled it in our test series, we prepared, we gave the question on corals, coral bleaching and their importance in why they should be restored, their resource potential. So importance of corals. So importance of corals were discussed. So इस तरीके से हम लोगों ने कोरल्स को कवर किया था. वी ऑल्सो कवर्ड मैनग्रोव्स, कि मैनग्रोव्स का क्या इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर में. सो हाउ व्हाट रोल दे प्ले इन श्रिम्प कल्टिवेशन, व्हाट रोल दे प्ले इन सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, एंड एट द सेम टाइम व्हाट रोल दे आर प्लेइंग इन द नेचुरल हजार्ड की प्रिपेयर्डनेस में. Also, when we talk about natural hazard preparedness, we also prepared our students, we also gave them question on India's cyclone management approach, which is largely based on evacuation. तो अभी जो हमारा cyclone management approach है, it is based on evacuation. So we asked them this question to critically analyze कि और क्या approach होनी चाहिए. So from this, they have done very good. They have used the points. So this is how you prepare. It's not that you will be getting exact questions. If somebody is saying that we have like exact question आ गया, ठीक है, ऐसे questions काफी कम होते हैं. But it is about how you have prepared your students in the test series
and how they are using that knowledge. So this is how you should be ready for the next year. Don't expect, don't try that exact की चीजें आ जाएंगी और आप कर लोगे. एग्जैक्ट ही आता है, बट आपकी नॉलेज जो होती है इसी तरीके से डेवलप होती है, उस नॉलेज को यूज करना होता है. सो सी the kind of content, the kind of questions which we have given here, the same has to be used for such questions, right? So this is how you have to prepare yourself for the next year. Interlinking. So what I'm trying to do is, while analyzing this question, I'm trying to give you a message. In every question, for every question, I'm trying to give you a message that what you have to do for the next year. So do take a note of those points, do take note the note of those messages so that it will be helpful for you for the next year preparation. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे. Okay. What is the next question? Yeah, so the next question is talking about identify and discuss the various factors responsible for the diversity of natural vegetation in India and assess the significance of wildlife sanctuaries in the rainforest regions of India. अभी देखो फैक्टर्स क्या होते हैं. जब भी आप बेसिक ज्योग्राफी पढ़ते हो, हमने भी ये क्वेश्चंस करवाए थे. डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल वेजिटेशन. टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल, ह्यूमिडिटी में प्रेसिपिटेशन आ गया. सॉइल रिस्पॉन्सिबल होता है, टेरेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट. वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्परेचर, एयर, ये सारी चीजें, किस तरीके का उसका ऑल्टीट्यूड है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है. सो बेस्ड ऑन दैट दोज फैक्टर्स विल चेंज एंड इट विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन. अकॉर्डिंगली वेजिटेशन को आप ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे डिवाइड करके यू कैन राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया. ब्यूटिफुली इन एनसीईआरटी दे हैव गिवन अ मैप एंड दैट मैप यू हैव टू यूज. When we will discuss the content, we will talk about all those things. So ये क्वेश्चन था. And the next part, assess the importance of wildlife sanctuaries in the rainforest region of India. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि rainforest region in India में कहाँ पाया जाता है. जब आपको ये पता रहेगा वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की इंपॉर्टेंस क्या है, आप बता सकते हो. एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लोरा एंड फौना के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट में फ्लोरा एंड फौना के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. So you can talk about different application, different role, different significance of the wildlife sanctuaries in the rainforest regions of India. Okay, so this is, if we have to talk about कि wildlife क्यों न्यूज में था, तो wildlife बहुत ही न्यूज में था because of the Living Planet report. Living Planet report ने highlight किया कि what kind of degradation of environment is happening. So 69% of drop was seen or was observed between the 1970s to 2018. एंड रेन फॉरेस्ट रीजन्स यहाँ इंडिया में पूछा है. दे हैड हाइलाइटेड अबाउट द लैटिन अमेरिका एज वेल कि किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है. लार्जेस्ट डिक्लाइन हैज हैपेंड इन द रेन फॉरेस्ट ओनली. सो इन दैट कंटेक्स्ट रेन फॉरेस्ट को एनालिसिस हुई थी इंडिया के रेस्पेक्ट में भी कि इंडिया में रेन फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट. सो दिस वाज वन ऑफ द दोज सच क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज व्हाई इज द साउथ वेस्ट मॉनसून कॉल्ड पुरवैयाज ईस्टर्लीज. बेसिकली अगर भोजपुरी में देखें तो उसको बोलते हैं पुरवा. पुरवा बह रही है, ठीक है, इन भोजपुर रीजन. हाउ हैज दिस डायरेक्शनल चेंज विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन. नाउ सी ब्यूटिफुली दे हैव framed this question. The question is of geography, but they are trying to analyze your perspectives. They are trying to analyze your observation. How do you analyze the application aspect of the knowledge? So this is called as the application. They are trying to analyze your observation कि culture पे क्या impact पड़ा है. And my dear students, you must have come across different festivals which are celebrated across India, which are having the bearing of the nature, bearing there is a bearing of the natural elements, right? बारिश होती है तो अलग फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट के टाइम अलग फेस्टिवल होता है. सो दीज हार्वेस्ट, क्रॉपिंग, हार्वेस्ट, ये सब जो है रिलेटेड हैं विद द रेन, विद द एयर सिस्टम. जो भी हमारे सीजन से डिफरेंट सीजन उसके साथ रिलेट किया जाता है, राइट. सो southwest monsoon definitely we have also covered, and we discussed this question. We gave this question, what are Walker circulation and how does it influences the Indian monsoon. So basically जो ये आप ईस्टर्ली बोल रहे हो ये कुछ नहीं है, ये मॉनसून है. तो मॉनसून जब इंडिया में आता है तो दो तरीके से आता है. तो कैसे वो ईस्टर्ली के रूप में आता है इन द भोजपुर रीजन. So basically here it was all about circulation.
So that was the first part. Second part comes from your observation. What kind of impact it has on the cultural ethos, be it of music, be it of dress, be it of cuisines, different festivals. उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कैसे मॉनसून एक आइडेंटिटी बन जाता है, एक यूनाइटिंग फैक्टर बन जाता है. सो दैट वे बहुत सारे सॉन्ग्स बनते हैं उस उन टाइम्स पे, उस पर्टिकुलर सीजन को, उस पर्टिकुलर मूड को रिफ्लेक्ट करते हुए. एक कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, सोइंग सीजन होता है, उस टाइम पे कुछ अलग फेस्टिवल्स और सॉन्ग्स बनते हैं, right? So the cultural ethos of, be it of cuisine, be it of festival, be it of dressing sense, anything you take has been shaped because of these environmental factors. तो वैसे वो ethos shape हुए हैं. So if you know the basics, then you can write. Next question is, discuss the consequences of the climate change on food security in the tropical countries. So I remember that we had done this question because ये कुछ ऐसे expected questions है, climate change का impact on food security in India. तो क्या हो गया, tropical question. But exactly while I was making the slide to show you all, so I didn't get the exact question कि हमने वो question क्या दिया था वो मिल नहीं रहा था. But why it was in news? It was in news because of the climate change. RBI की जो report थी, RBI you know अभी onion के और tomato के prices कहाँ पहुँचे थे, तब आरबीआई ने बोला था कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑनियंस का स्पेशली अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनियंस, हाउ इट इज गेटिंग अफेक्टेड. सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर लाइक इन February एंड अर्ली मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप रिजल्टेड इन द स्मॉल साइज्ड ऑफ बल्ब्स. अनसीजनल रेनफॉल इज द, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्च में ऑनियंस का जो शेल्फ लाइफ है वो रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 6 months बाई अराउंड अ मंथ, 5 महीना हो गया है. तो ये रिपोर्ट आई थी, तो आरबीआई ने भी इस चीज को हाईलाइट किया था दैट वी शुड अकॉर्डिंगली गेट रेडी. वी शुड, आवर पॉलिसीज, आवर बिहेवियर, आवर डे टू डे जो भी हमारे हैबिट्स हैं, दे शुड बी गाइडेड अकॉर्डिंग टू दी रियलिटीज जो हैं. सो क्लाइमेट चेंज हैज डेफिनेटली इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी एंड इसकी डायमेंशंस हम बहुत सारे डायमेंशन में प्रिपेयर करते हैं. एंड द क्वेश्चन इट्स एग्जैक्टली सेइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज पे फोकस करना है. सो दिस वी हैड डन बिकॉज ऑफ दिस. ये जो कंटेक्स्ट था, ये जो रिपोर्ट आई थी, ये क्रिसिल की रिपोर्ट थी एंड आरबीआई ने इसको भी हाईलाइट किया था. सो वी फ्रेम्ड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट एंड दैट वाज आस्क्ड. जब आप प्रिपेयर करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके वे फॉरवर्ड को भी आप कैसे उसको मिटिगेट किया जा सकता है, दिस इज दैट ऑल्सो यू शुड प्रिपेयर. ओके, सो दिस वाज ज्योग्राफी माय डियर स्टूडेंट्स एंड नाउ वी विल टेक दी सोसाइटी के क्वेश्चन. सोसाइटी इस बार बहुत अच्छे से आई है, ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस आए हैं और सोसाइटी के क्वेश्चंस को देखते हैं दैट व्हाट यू शुड डू फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज दैट मैरिज के बारे में है, सुसाइड के बारे में, बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन, Vedic versus modern society. Basically, we talk about the factors responsible for the degradation of values, factors responsible for the change in Indian society, how the traditional society is changing, what is the modern society in India, and modern versus traditional values, modern versus traditional practices, we compare, right? So, उस पे question था, Vedic versus modern society. Then caste, हमने जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा था वही क्वेश्चन आया है. एथनिक आइडेंटिटी, ये सब हम प्रिपेयर करते हैं. सो विल सी देम, we'll have a look one by one and then we will discuss. So this is the first question from society. Discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. जब से ये लिबरल इकोनॉमी हुई है, लिबरलिज्म हुआ है, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है एथनिक आइडेंटिटी पे. बेसिकली एथनिक आइडेंटिटी का मतलब होता है कम्युनिज्म, एथनिक आइडेंटिटी का मतलब है ट्राइबल्स. ट्राइबल आइडेंटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है. सो दिस इज हाउ वी have done it in our test series. Deepening identity crisis among the tribal India is impacting India's unity and diversity. So जब आप reasons tribal identity and how they are compromised, वो टेरिटरी, लैंड एलिनेशन, और क्यों हो रहा है लैंड एलिनेशन, क्यों हो रहा है, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज चेंजिंग, हाउ दिस जियोग्राफिकल टेरिटरी इज गेटिंग चेंज्ड, उनके लिए कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, व्हाट रोल एलपीजी हैज देयर, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं. So everything we discussed it in the synopsis which we gave, and in the class we have discussed it. Next question is, discuss the caste, how the caste, why is the caste identity in India both fluid and static? This was very interesting question and let me tell you exact question. यहाँ क्या बोला कि fluid भी है और static भी है, मतलब change भी हो रहा है और static भी है.
This was the exact question which we had asked. Discuss how the structure of caste system in India has undergone a paradoxical change over last few decades. Paradoxical change का मतलब होता है कि यार दिखने में तो चेंज हो रहा है बट ऐसा चेंज नहीं हो रहा है, राइट? सो ये हमने कंटेंट डिस्कस किया था पूरा. चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम विच इज हैपनिंग, सैलिएंट फीचर्स, वो क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और चेंजेस जो नहीं भी हो रहे हैं वो भी हमने डिस्कस किया था. ओके, सो दिस वाज अबाउट द कास्ट. Next is, do you think marriage as a sacrament is losing its value in the modern India? सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैरिज जो आज की डेट में है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है. मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, हाउ इट इज चेंजिंग. एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा किए होंगे यहाँ पे, दे वुड हैव प्रिपेयर्ड इट इन डिटेल. एंड सोसाइटी में भी हम इसको प्रिपेयर करते हैं. अगर आप नहीं भी प्रिपेयर करते हो, जस्ट यूज योर ऑब्जर्वेशन. बट अगर प्रिपेयर करते हो, यू विल हैव राइट सेट ऑफ डेटा, राइट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन यू विल हैव. Okay, so this was the, just hold on. This was the question which we had given in our test series. Discuss the impact of globalization on the institution of family and marriage. Globalization एक economic force है, उसका impact क्या होता है? Migration होता है. बहुत सारे impact है. So impact on family and impact on marriage we had discussed. कि कैसे disintegration हो रहा है, migration हो रहा है, money का क्या role है, identity पे क्या असर पड़ रहा है, relations पे क्या असर पड़ रहा है. We had discussed it in detail. Okay. Next question is, explain why suicide among young women is increasing in Indian society. So suicide rates are increasing. Suicide rate is increasing in India. Whenever we prepare it as either as a mental health issue or suicide as an issue itself, we observe the reasons, its impact, किस एज ग्रुप में, किस डेमोग्राफी के किस ग्रुप में ज़्यादा हो रहे हैं. सो वी एनालाइज ऑल दोज थिंग्स. सो हाउ वी हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन वाज, दिस क्वेश्चन विच वी गेव इन आवर टेस्ट सीरीज वाज, suicide has emerged a public health crisis and which requires serious intervention to be tackled. Discuss the causes of the suicide and also suggest measures to tackle this crisis. तो ये पूरा impact था कि percentage share of various causes of suicide हमने दिया था. youth distress, gender violence, इस तरीके से causes of suicide we had discussed. And not only that, we had covered it only through this question, but also there was another question which we gave which was related to mental health. Mental health is said to be important physical health, and in this context discuss the consequences of poor mental health and also discuss the mental health issues, how it can be mainstream. तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था consequences क्या 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 है, किस तरीके से इकोनॉमिक बर्डन, डेली लाइफ पे क्या असर पड़ता है, थॉट प्रोसेस पे क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था. So the idea is that whenever you are preparing, interlinking को ध्यान रखो ही रखो, and don't limit yourself कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक ही डायमेंशन से पढ़ना है. It has multiple dimensions. The question can be asked on any one specific dimensions. This is the third question of society. What are the main features of the Vedic society religion? Vedic society and religion तो आप अपने मन से लिख ही दोगे, मन से नहीं लिखना, जो NCERT में पढ़े उसको लिखना, आराम से easily you can write. जो भी आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हो, कैसे नेचर को वर्शिप किया जाता था और क्या क्या फीचर्स थे, सभा समिति एंड मेनी थिंग्स. Do you think some features are still prevailing in Indian society? So when we prepare our question like this, that Indian society is becoming modern, however it is full of contradictions. तो contradictions में आप यही बात करते हो that how the traditional elements are still intact. और वो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स आज से नहीं आते, वो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव आल्सो गिवन दैट मॉडर्निटी कैन बी विटनेस्ड इन फॉलोइंग स्फीयर्स, बट मॉडर्नाइजेशन हैज आल्सो बीन एक्सेप्टेड इन स्पाइट ऑफ द ट्रेडिशनल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट. तो वो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स क्या हैं वो भी हमने डिस्कस किया था. So this is how you have to do. Don't worry, we will come up with a detailed discussion video. Here the objective is to quickly understand the demand of the question, how you should get ready for the next year, because still we have 3 months. So that's why we are coming up with these videos, because discussion videos तो आएंगे, लेकिन आपको आगे की तैयारी 3 महीने के लिए कैसे करनी है for next attempt, especially for mains point of view, that is the specific purpose. So here again your observation, again your interlinking, right? So कभी भी आप कोई भी चीज को पढ़ते हो, don't read it in silos. एक कंपार्टमेंट बना के मत पढ़ो.
read it from application mindset, read it from this mindset that what kind of question can be asked, okay, how they are relevant in the present setup. So relevance, always ask doubts, questions पूछा करो. जब आप पढ़ते हो वहीं पे क्वेश्चन पूछो. टीचर मेंटर से तो पूछो ही पूछो, लेकिन आप अपने आप से पूछो. ठीक है. Then this post independence question was there. पोस्ट इंडिपेंडेंस से 2 क्वेश्चन आए थे. पोस्ट इंडिपेंडेंस से ये जो दोनों क्वेश्चन थे अबाउट व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, एज इट इज हमने भी किया है. सो इसमें आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट तो हुआ बट दैट फेल टू कीप द पेस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. फ्रॉम बीइंग net food importer in 1960, India has emerged as a net food exporter to the world. Provide reasons. आप जनरली फूड वाली चीजें कहाँ प्रिपेयर करते हो? GS3 में. बट देखो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन. बट हियर दे हैव आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू. फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है. Since they are asking about 1960, so we should prepare it with respect to the post independence. Let's take the first question itself. That only. From being the net food importer in 1960s, India has emerged as the net food exporter to the world. Provide reasons. Reasons बताने क्या क्या reasons हैं. So this is how we have also covered it in the class. India has been ranked poorly in the recently Global Hunger Index. In this text, critically analyze the progress made by India in tackling the problem of hunger since 1960s और post independence. तो हमारी जो हंगर की प्रॉब्लम है वो आज की प्रॉब्लम नहीं है. हमने इसको कैसे मैनेज किया है? सेम कंटेंट यू हैव टू यूज इट. बी इट द प्रोग्रेस मेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंक्रीज इन द इंक्लूसिव उसकी रीच, फेयर शॉप्स, पीडीएस सिस्टम कवरिंग द वुलनरेबल सेक्शन, तो आईसीडीएस सिस्टम हो, मिड डे मील स्कीम हो, कैसे हमने उसकी प्रॉब्लम को. सो फूड एक्सपोर्टर हम कैसे बने, फूड एक्सपोर्टर पे फोकस करना है. ये तो इनिशिएटिव्स हो गए. फूड एक्सपोर्टर जो हम भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन सिस्टम में जो चेंजेस लेके आए हैं, मार्केट की आउटरीच को जो हमने बढ़ाया है, देयर आर मेनी पॉलिसीज, मेनी स्कीम्स विच हैज हेल्प्ड अस. सो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दोज थिंग्स एंड देन यू हैव टू एनालाइज. एंड फूड एक्सपोर्टर बनने से पहले हम अपने हंगर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, देन वी एक्सपोर्ट इट. तो पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया ही किया, और अपनी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गई देन वी हैड एम्पल पीडीएस वगैरह, एफसीआई, प्रोक्योरमेंट, एमएसपी, बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसका इंपैक्ट पड़ा. ग्रीन रिवॉल्यूशन यू विल टॉक अबाउट. ठीक है, यू विल टॉक अबाउट द डिफरेंट रीजंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ह्यूमन डेवलपमेंट fail to keep the pace with the economic development in India? This question is also very good, very unique, and this is how we had asked this question. The problems that India faced at the dawn of the independence continue to haunt India even today. Critically analyze. So challenges which were there that still remain after the 75th year of independence. It is of socio-economic justice, है ना, backwardness, external challenges. When we prepare this content, इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे, देयर यू प्रिपेयर कि भाई उस टाइम के चैलेंजेस क्या थे जो आज भी हैं, कहां पे वी हैव नॉट बीन एबल टू कीप द पेस, सर्टेन थिंग्स हैव इंप्रूव्ड, सर्टेन थिंग्स हैव फेल्ड. सो व्हेन यू डू दिस क्रिटिकल एनालिसिस, देन यू एनालाइज द सिनेरियो पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द सिनेरियो नाउ. You will analyze on all the parameters of socio-economic parameters. जो भी economic parameters होंगे, जो भी social conditions होंगे, उन्हीं के basis पे आप analyze करोगे. So this is what we exactly did in the synopsis. We exactly did in this question. Okay, and there was another question. The way the economic development of India was visualized in the early decades after the independence did not yield the satisfactory result. This is the exact question. This is how we handled it. दिस क्वेश्चन अभी हमने 2 तरीके से उसको पूछ लिया था. ठीक है, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि जिस तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज एनविसाज्ड, वाज प्लान्ड, बट इट डिडंट यील्ड द सर्टेन रिजल्ट्स. जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट नहीं मिला. व्हाई? सो देयर वर द रीजंस. इंडियन इकोनॉमिक मॉडल क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स इट गेव, वेयर इट फेल्ड. ओके, सो दिस वर द क्वेश्चंस. Agrarian crisis, poverty, unemployment, why, and what we have done for that. And here we have the last question, and this last question is on urbanization.
Does urbanization lead to more segregation and or marginalization of the poor in Indian metropolis? Urban poor पे ये question था basically, and here the focus was on that how urbanization is affecting or leading to segregation or marginalization, especially of the poor people in Indian metropolis, that is urban cities में. Okay, so we had this question. Analyze the nature of migrant distress in India, suggest measures to overcome the same. So migrant distress जब आप पढ़ते हो तो migrant distress को urbanization का उसमें क्या impact है, किस तरीके, what kind of distress they are facing in the cities, be it of ration, be it of space, be it of food, water, family से दूर हैं, so mental health issues भी क्या हैं. So you analyze that distress, and when you analyze that distress, in that way only you can analyze this. Does urbanization lead to more segregation and marginalization of the poor in Indian metropolis? Does or not, but facts हैं कि करता है, और वो किस तरीके का distress है वो हमें analyze करना था, right? So does पे ज़्यादा focus है कि ठीक है आप एक लाइन में लिख दोगे yes or no, और करता है yes or no directly नहीं लिखना चाहिए, subtle तरीके से. So how it is, but you will substantiate it with the kind of observation जो जैसा हमने यहाँ दिया है, kind of क्या है, डेटा नहीं है, रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन इज हैपनिंग, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस आर नॉट देयर, लेबर लॉज आर नॉट देयर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, बी इट ऑफ वीकनिंग ऑफ लेबर लॉज, ये सारी चीज़ों की आप बात करोगे, दैट हाउ दैट काइंड ऑफ सेग्रीगेशन मार्जिनलाइजेशन इज हैपनिंग इन अर्बन प्लेसेस. दिस इज इट फॉर द GS1 ट्रेंड एनालिसिस. अभी देखो ट्रेंड की बात अगर करें तो ट्रेंड में हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन कैसे स्पेसिफिक आ रहे हैं. फर्स्ट, सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट ईयर, लाइक आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर इट फ्रॉम 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू हैव टू डू योर 360 डिग्री एनालिसिस. सेकंड, इंटरलिंकिंग विच वी हैव लर्न इन दिस, स्पेशली कि GS1 की चीज़ें GS2 में पूछी जाती हैं, GS2 की GS3 में पूछी जाती हैं. सो यू शुड बी रेडी विद द इंटरलिंकिंग अप्रोच. And the third is you have to bring your observations, चाहे वो मानसून का हो, चाहे वो ancient India में geography का role हो, you have to prepare or you have to bring your observation into picture. And when you are preparing, while preparing itself, you should take the help of the previous year questions. You should read the questions from the analytical mindset, especially the एनालिटिकल एस्पेक्ट्स आपको, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप एनालिटिकल एस्पेक्ट नहीं ला पाते हो प्रिपरेशन में. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, वेयर दिस एनालिटिकल हैट एंड स्टडी एंड प्रिपेयर. एनालिटिकल एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग आवर स्टूडेंट्स इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो. एनालिसिस करो, फैक्ट से कुछ नहीं होगा, एनालाइज इट. इवन दो यू हैव फैक्ट्स, डू द एनालिसिस, ऑब्जर्व, अच्छे से उसको लिंक करो, ठीक है. And let me tell you that whatever we have discussed, 15 questions which have come, they have come out of 15 questions which have come, the themes and other aspects, they have come from our test series which we have also launched for the next year. We taught those topics in our classroom for our prelims and mains, so that also we have launched for the next year. So these videos are there, these courses are there, and from these courses only our questions have come. So we are happy that our students have done good. If you also want to take the lead, do your preparation on these lines. On these lines you should prepare. We have October, November, December in our hand. Prepare on these lines. जो भी ट्रेंड में हम एनालाइज कर रहे हैं उस तरीके से पढ़ो. सिलेबस को पूरा पढ़ना ही पढ़ना है. So don't be selective while reading what to prepare, what not to prepare. Okay, so this is very very important. This is it guys in today's video. And I am sure that you all must have got some perspective, and it will help you in the next year preparation. We will also come up with the GS2 and GS3 video. It will also help you. See you all. Take care till then, and एक अच्छा सा प्लान बनाओ 3 महीने का. And if you have any doubt, I have already given my Telegram ID @TELE Tele Himan HIMAN. If you have any problem in any aspect of your preparation, you feel free to approach me, so that I can help you, and it will be my pleasure. Okay, see you all, take care, bye bye, see you in the next video, bye.